इलियट। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, अभी आ रही है क्या स्पष्ट? हाँ जी, अब आ रही है। जी। इलियट अपनी निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के संबंध में कविता के 3 स्वरों की बात करते हैं। प्रथम स्वर वह जिसमें कवि स्वयं से बात करता है। द्वितीय स्वर जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है। और तृतीय स्वर वो होता है जिसमें कवि पात्रों के माध्यम से बात करता है। इलियट की धारणा थी कि कविता आरंभ में इलियट की धारणा थी कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती, वह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कवि तो एक माध्यम मात्र है। तो इसके लिए उन्होंने जो बाद में स्वीकार भी किया कि हाँ, ये उस समय मैं अपने भावों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। और बाद में जब ये 3 स्वरों की बात की तो उन्होंने कहा कि जो प्रथम स्वर है जिसमें कवि स्वयं से बात कर रहा है, केवल वही स्वर है जिसमें कविता स्वयं उत्पन्न होती है। और अन्य 2 जो स्वर हैं वहाँ पर कवि चिंतन मनन के उपरांत कविता का सृजन करता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आप ये और बताइए कि महान काव्य के लिए इलियट ने 3 प्रकार की परिपक्वता या प्रौढ़ता का वर्णन किया है। जी। इस बारे में इलियट बताइए सर कुछ। जी इलियट का मानना है कि महान काव्य के सृजन के लिए या एक क्लासिक कवि होने के लिए उसे प्रौढ़ होना आवश्यक है। तो प्रौढ़ताएं 3 प्रकार की बताई है। एक तो बताई है उन्होंने मस्तिष्क की प्रौढ़ता, जिसमें वो कहते हैं कि उसे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए और अपनी संस्कृति का, सभ्यता का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और उसका या मस्तिष्क उसी का प्रौढ़ हो सकता है जो अपनी सभ्यता से परिचित हो। दूसरा उन्होंने बताया कि चरित्र की शील की प्रौढ़ता। तो महान कवि वही हो सकता है जिसका स्वयं का आचरण या चरित्र भी श्रेष्ठ हो। तीसरा उन्होंने बताया भाषा की प्रौढ़ता, कि महान या क्लासिक कवि होने के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा भी प्रौढ़ हो। और वो भाषा प्रौढ़ जो होती है वो अपनी परंपरा से, जो उनके पूर्व में जो कवि हो रखे उन कवियों के विषय में उसे जानकारी हो और उनसे जान करके वो अपनी भाषा में परिष्कार करे, तभी उसकी भाषा प्रौढ़ होगी। जी मैम। अभी आपने सर नाम लिया क्लासिक कवि। हमारे जी। हिंदी साहित्य में आपको कोई क्लासिक कवि आपकी दृष्टि में आप किसे कहना चाहेंगे? जी, पहली बात तो कि जो क्लासिक की इलियट की धारणा है वह भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है। तो इलियट की धारणा के आधार पर किसी को भी नहीं कहा जाए, क्योंकि वो क्लासिक उसको मानता है जो भाषा के लिए संभावनाओं को समाप्त कर दे, अपने समय की भाषा को पराकाष्ठा तक पहुंचा दे। और जब भाषा को पराकाष्ठा तक पहुंचाने का मतलब है कि उसके बाद भाषा का कोई विकास ना हो, और इसका मतलब होता है कि भाषा गतिहीन हो जाए। और भाषा कभी गतिहीन नहीं हो सकती। इस आधार पर उनका जो सिद्धांत ही पूर्णतः व्यवस्थित नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो उस सिद्धांत के आधार पर मैं किसी भी कवि या लेखक को क्लासिक नहीं कहूँगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। बस मेरा एक अंतिम प्रश्न और है। ये परंपरा का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जी। किस लेख में दिया है सर ये? परंपरा से संबंधित इनका कौन सा लेख है? जी, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, पर परंपरा का सिद्धांत क्या है ये मुझे जानकारी परंपरा का सिद्धांत। सर मेरे पास आवाज नहीं आई थी, आप दोबारा बोलिए। है। जी, मैं परंपरा का सिद्धांत किस लेख में है ये मुझे जानकारी नहीं है, पर परंपरा का सिद्धांत क्या है मुझे इसके विषय में जानकारी है। सर परंपरा का सिद्धांत है, इसके आप मुख्य कोई 2 बिंदु बता दीजिए। परंपरा के सिद्धांत के अगर सीधे सीधे मैं मुख्य 2 बिंदु बताऊं
तो परंपरा के सिद्धांत के माध्यम से इलियट यही कहना चाहता है, एक तो परंपरा के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमारे अ, साहित्य का महत्व क्या है, हमारी जो कृति है उसका क्या मूल्य है, ये परंपरा के सिद्धांत के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। और दूसरा कि हमें किस तरह की रचना करनी चाहिए, क्योंकि हम परंपरा से जो हमारे पूर्व महान कवि हुए हैं, उन कवियों की रचनाओं और कृतियों को जब अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे काव्य का क्या महत्व है और हमें किस तरह का काव्य सृजन करना चाहिए। इन दो बिंदुओं को समझाने के लिए वो परंपरा के सिद्धांत देते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आभार। आगे स्वामी जी। धन्यवाद मैडम। रविशंकर जी, आप वो राजेश जी तो है नहीं, तो आप शुरू कर हाँ ले सर। 5-7 क्वेश्चन आप पूछ लीजिए इनसे। ठीक है सर। सुमेरदान नमस्कार। नमस्कार सर। वर्ड्सवर्थ का सर संक्षिप्त परिचय दे दीजिए आप। जी, वर्ड्सवर्थ पाश्चात्य विचारकों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, जिनका जन्म 1770 में हुआ और ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तकों में से एक हैं या उन्हें ही प्रवर्तक माना जाता है। उनकी रचना लिरिकल बैलेड्स के द्वितीय संस्करण के माध्यम संस्करण की जो भूमिका है उसे स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और ये काव्य में सरल भाषा के जो प्रेरक थे और इस शास्त्रवाद का विरोधी आचार्य थे। जी जी जी। तो सर मोटे तौर पर जैसे कि टीएस इलियट भी है अपने इसमें अभी टॉपिक है, जी तो टीएस इलियट और विलियम वर्ड्सवर्थ इन दोनों में से कोई 2 या 3 अंतर आप कर पाए तो विचारधारा में। जी सर। पहला तो इनका सिद्धांत है कि इलियट वर्ड्सवर्थ जो पहले आते हैं और वो भाषा में ग्राम्य भाषा को स्वीकार करते हैं और भाषा सरल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, ग्रामीण भाषा होनी चाहिए, वर्ड्सवर्थ का मानना था। जबकि इलियट मानते हैं कि भाषा ग्रामीण या सामान्य नहीं होनी चाहिए और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समझ में आए, पर ग्रामीण भाषा होना उसके लिए आवश्यक नहीं है। और उसमें कुछ भाषा में ऐसे गुण होने चाहिए जो ग्रामीण से अलग हो और वो काव्य भाषा के अनुरूप हो। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगा। टीएस जी इलियट किससे प्रभावित थे? टीएट इलियट तो वैसे कई विद्वानों से विशेषता है प्रभावित थे, विशेष रूप से एजरा पाउंड से वो अपने निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के संबंध में, और और भाषा फ्रांसीसी प्रतीकवादियों से भाषा के जी सर, टी भाषा के संदर्भ में वो टी आ, यू हुल में से भी प्रभावित थे। जी जी सर, भाषा के संदर्भ में आपने कहा कि वो ग्रामीण भाषा को महत्व देते थे, यानी टीएस इलियट जो वर्ड्सवर्थ है वर्ड्सवर्थ से भी प्रभावित थे क्या? नहीं, ग्रामीण भाषा को वर्ड्सवर्थ महत्व देते थे। टीएस इलियट इनकी भाषा से प्रभावित नहीं थे हैं? नहीं, अ, उन्होंने ठीक है ठीक इनकी है। भाषा का विरोध किया है। जी जी सर। और कोई विरोध इनका? एक बताया आपने भाषा के, दूसरा? दूसरा सर, कोई ध्यान आ रहा हो तो आपको, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के विरोध में ही ये मानो कि टीएस इलियट ने अपनी आलोचनाएं जी जी साधित सर, की। दूसरा इनका जो स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत था जी और मानवतावाद, इन सिद्धांतों के विरोध में आए। उन्होंने शास्त्रवाद को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, उसके लिए वो परंपरा का सिद्धांत भी स्थापित करते हैं। जी जी सर। मुख्य रूप से मुझे यही दो अंतर दिखे सर। चलो ठीक है सर। इनकी सर वर्ड्सवर्थ की आलोचना को हम किन्हीं 3 बिंदुओं में समेटना चाहें तो वर्ड्सवर्थ आपको की। ध्यान। हाँ वर्ड्सवर्थ। जी सर, आपका सवाल सर एक बार दोबारा दोहराव करें आप। हाँ सर, मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो आलोचना है, पूरी आलोचना जी को किन्हीं 3 बिंदुओं में हम समेकित करना चाहें तो वो बिंदु जी होंगे। जी जी सर।
अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के हम संपूर्ण काव्य आलोचन को अगर कुछ 3 बिंदुओं में सम्मिलित करना चाहे तो प्रथम तो ये था कि उनके अनुसार भाषा काव्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ग्रामीण से उनका अर्थ था कि ऐसी भाषा जो सबको समझ में आए। हालांकि वो आरंभ में ग्रामीण भाषा ही कहते हैं पर वो बाद में उसे ऐसी भाषा के लिए कहते हैं जो सबके लिए सहज हो। दूसरा कि कविता के लिए वो कहते हैं कि कविता एक भावों का सहज उछलन है और कविता में भावुकता को महत्व देते हैं आरंभ में, पर वो बाद में इसे भी बदल देते हैं और वो कहते हैं कि भावों के सहज उछलन के साथ साथ एकांत में उन भावों का पुनः चिंतन के द्वारा काव्य का सृजन होना चाहिए। तो ये सर भावों का सहज उच्छलन सायास है या अनायास है? जी सर, भावों का सहज उछलन सायास है। सायास है। जी सर। जी सर, अनायास, सायास नहीं, अनायास है भावों का उछलन। हाँ और ठीक उन ठीक भावों का हाँ। एकांत में जब हम बैठते हैं उसका पुनः चिंतन और मनन के उपरांत हमें काव्य का सृजन करना चाहिए, ऐसी धारणा वर्ड्सवर्थ की थी। वो अंत में थी, आरंभ में उन्होंने केवल भावना को ही महत्व दिया था। और तीसरा जी है कि वो मानते हैं कि भाषा छंदमयी होनी चाहिए, पर छंद स्वाभाविक होने चाहिए, का भाषा के अनुरूप होने चाहिए, वो बाधक नहीं होने चाहिए, काव्य के वर्धक होने चाहिए। और छंद जो भावों को संतुलित करके काव्य में प्रकाशित कर सकते हैं, इसलिए छंद की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हालांकि वे छंद की अनिवार्यता पर महत्व नहीं देते, पर छंद को काव्य के एक आवश्यक गुण मानते हैं। जी सर। सर इन्होंने किसी एक विचारक और था तो उनके साथ इनका मित्रवत व्यवहार रहा और काफी जो आलोचना जो थी शुरुआत में उन्होंने उन्हें साथ दी। तो क्या नाम जी, था उन विचारक का? कोलरिज। कोलरिज था। जी सर। कोलरिज और बाद में जाकर के कोलरिज ने अपने जो विचार थे निजी विचार वो अलग सिद्धांतों में अलग आलेखों में उन्होंने उनका अनुशीलन किया है। तो आप बता सकते हैं कि इनका विरोध किन किन विषयों पे रहा? जी सर। कॉलेज का इनसे विरोध एक तो काव्य भाषा के स्तर पर रहा, और दूसरा इनका विरोध रहा हेलो। जिस तरह मेरी आवाज आ रही है। नहीं नहीं सर। हेलो। हाँ, हाँ इनका एक बोलिए तो सर। विरोध रहा काव्य भाषा के स्तर पर, दूसरा इनका रहा स्वच्छंदतावाद पर। जी जी सर। तो काव्य भाषा के स्तर पर उन्होंने कहा कि ग्राम्य भाषा काव्य के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रामत्व दोष भी आ जाता है। तो काव्य के लिए भाषा सहज और सरल जरूर होनी चाहिए, पर ग्रामीण भाषा होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए और एक ये वर्ड्सवर्थ भाषा की वास्तविकता की बात भी करते हैं, तो वास्तविकता कहाँ से आएगी? तो वो इलियट कहते हैं, कॉलेज कहते हैं कि वास्तविक भाषा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो भाषा का एक स्तर नहीं होता। हर जाति और हर संप्रदाय या हर संस्कृति और हर व्यक्ति का विवेक भी अलग है, तो उनकी अनुभूति भी अलग है, तो उनकी भाषा भी अलग होगी। इसलिए वो भाषा के स्तर पर विरोध करते हैं। और दूसरा स्वतंत्रतावाद का भी कुछ स्तरों पर विरोध करते हैं, पर मैं उसका सही से विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो सर एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि काव्य भाषा पर आपके निजी विचार सर। जी सर, मेरे अनुसार सर काव्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर साधारण पाठक सहज रूप से उसे समझ सके, उसके काव्य के भावों को ग्रहण कर सके। तभी काव्य भाषा का औचित्य है, क्योंकि अगर भाषा विलक्षण या इस प्रकार की होगी जो क्लिष्टत्व दोष से युक्त होगी, तो काव्य एक सीमित लोगों या विद्वानों तक ही सीमित रह जाएगा। काव्य का उद्देश्य जो जनसाधारण तक अपने भावों को पहुंचाना है, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए काव्य का सहज और सरल प्रयोग होना चाहिए, पर वो भाषा ऐसी हो कि जो सर्व स्वीकृत हो। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आभार सर। हाँ स्वामी जी। धन्यवाद रविशंकर जी। जी सर। सुमेरदान जी,
जैसलमेर जिले से आप आते हो। जी नमस्कार। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.34% है, ये आपको पता ही है। जी तो आपको ये बताना है कि जैसलमेर जिले की जो साक्षरता दर है उसमें क्या स्थिति है पूरे राजस्थान में। जी सर, जैसलमेर की साक्षरता दर 57.22% है और पुरुष साक्षरता 72% है और स्त्रियों की साक्षरता 39% है। और 49। जी सर, 39 थ्री नाइन है। 39%। जी सर। अच्छा, तो महिला साक्षरता की दर से कौन सा स्थान है विशेष राजस्थान में? कोई स्थान तो नहीं है, पर अंतिम 5-7 जिलों में से जैसलमेर का स्थान रहता है। हाँ, अंतिम अंतिम ही होगा ना। जी सर। हम्म। जालौर भी आता है, जालौर में सबसे कम है। जी सर, जालौर प्रतापगढ़ ये जिले पहले आ हाँ जाए, हाँ, उनकी साक्षरता ठीक है। जैसलमेर से काफी कम प्राचीन है। समय में जैसलमेर का क्या नाम था, किस नाम से जो आपका भूभाग है बड़ा 38,401 वर्ग किलोमीटर, इसको प्राचीन समय में क्या किस नाम से जानते थे? जी सर, मांड क्षेत्र। माड़। मांड हिंदी है, माड़, हाँ। मांड क्षेत्र माड़धरा या इसके माड़, नाम हाँ। से। जी अच्छा, सर। ठीक है। आप ये बताइए कि जैसलमेर में जो सुनार किला है, जी तो सर। सुनार किले का जो ये नाम पड़ा है सुनार, ये क्यों पड़ा है, किस कारण से सुनार किला कहते हैं इसको? जी सर, इसका कारण ये है कि जो जैसलमेर का पत्थर है वो स्वर्णिम आभा से युक्त है, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सोना है, क्योंकि उसका वर्ण जो पीले रंग का होने के पत्थर पत्थर का पीला रंग ही उसको सोनार किला या स्वर्णिम स्वर्ण दुर्ग कहलाने के का कारण है। जी। जैसलमेर में पुस्तकालय, जी इस सर। पर आप क्या कहोगे? जी सर, जैसलमेर में पुस्तकालय मुख्य रूप से दो हैं और दोनों ही ऐतिहासिक महत्व तो एक तो जैसलमेर किले के अंदर ही है जैन पुस्तकालय है, जैन वल्लभ सूरी का नाम से है। तो वो शायद जैन राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी जैन साहित्य का जो प्राचीनतम साहित्य प्राप्त होता है जैसलमेर में। और दूसरा, जैसलमेर का एक भादरिया गांव है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय प्राप्त होता है। जैसलमेर में स्थित कोई भी 3 हवेलियों के नाम बताएं जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हवेलियों के नाम। जी सर, सालिम सिंह की हवेली, पट्टों की हवेली और नथमल हवेली। रामदेवरा, रामदेव जी से संबंधित है, तो रामदेवरा में रामदेव जी का मतलब क्या संबंध रहा है? जी सर, रामदेवरा जो स्थान है वो उन्हें उनके पिताजी अजमल जी को पोखरण के सामंत द्वारा जागीर के रूप में दिया गया था, और वहां पर उन्होंने समाधि ली थी। राम सरोवर बनाया था और वहीं पर उन्होंने समाधि ली थी, इसी कारण उनका मुख्य मेला लगता है। और उनका जन्म स्थान ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में है। अच्छा, बाड़मेर में जन्म स्थान है इनका, और यहाँ उन्होंने जी समाधि ली थी, ये कह रहे हो ना आप? जी सर। अच्छा अच्छा। कुलधरा, कुलधरा आपने सुना होगा गांव, जी सर। क्या विशेषता है कुलधरा की? कुलधरा सर एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है जो कुछ वर्ष पूर्व किसी एक अचारित्रिक घटना के कारण राजा से रुष्ट होकर के एक ही रात में जो पालीवाल ब्राह्मणों के जैसलमेर क्षेत्र में 84 गांव थे, उन सभी गांवों को खाली करके रातों रात चले गए। इस कारण जो पालीवालों के गांव हैं तो वो उन्हें एक हॉरर पैलेस के रूप में वो अब देखे जाते हैं। रात में उन स्थानों पर नहीं जा सकते हम, प्रतिबंधित क्षेत्र भी है। हालांकि वो पालीवाल ब्राह्मण अपनी कलाकृति और स्थापत्य के लिए पालीवाल जैसलमेर में विशेष महत्व रखते हैं। अच्छा,
यहाँ एक टीलों की पोल है, वो क्या चीज है जैसलमेर में? टीलों की पोल। टीलों की पोल। जी, टीलों की पोल। जी, कोई इमारत होगी, पर इस विषय में मुझे इतनी जानकारी नहीं है सर। जी। गणगौर गणगौर जो त्योहार है वो कब आता है? गणगौर त्योहार वैसे तो चैत्र कब शुक्ल कब पक्ष से कब शुरू मनाना मतलब शुरू अपने आते हैं करते ना? हैं। हाँ। जी जी सर। चैत्र कृष्ण पक्ष से ही मनाना शुरू कर चैत्र के शुक्ला तृतीया को मुख्य रूप से गणगौर पर्व मनाया जाता है। और जैसलमेर के गणगौर पर्व की विशेषता ये है कि यहाँ पर महादेव नहीं होते, केवल गौरी ही होते हैं, क्योंकि महादेव का हरण हो जाता है जिस दिन गणगौर पर्व मनाया जाता है उसी दिन। अच्छा, नहीं तो यहाँ जो गणगौर का वो जो मनाते हैं उसमें क्या विशेषता क्या है? सबसे अलग क्या है जैसलमेर में? जैसलमेर की जो गौर होती है उससे अलग क्या है? विशेषता यही है कि जब गौर की सवारी निकाली जाती है गणगौर की, तो जब गड़ीसर झील पर जैसे सवारी पहुंचती है, तो उसी समय महादेव का अपहरण हो जाता है। और ये माना जाता है कि जो हाथी दांत की गवर बनी हुई है उससे उस समय अपहरण के समय एक चमत्कारिक रूप से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और ये सवारी जैसलमेर का राज परिवार अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। आगे आगे महाराज होते, पीछे जैसलमेर की पूरी जनता गड़ीसर तालाब तक उनके साथ जाती अच्छा, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना सर, तिथि मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से संभवतः 1981 में। हेलो सर, आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, माइक ऑफ। सागरमल गोपा के बारे में क्या जानते हो? और सागरमल गोपा के समय जो महाराज थे वो कौन थे? जी सर, सागरमल गोपा जैसलमेर के एक क्रांतिकारी थे, और उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया था, और आज़ादी की लड़ाई में वो एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके समय महाराजा जवाहर सिंह जी थे, और जैसलमेर का गुंडाराज नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद। आपका हुआ।